हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो मौलिक अधिकारों को लेकर के है। इससे पहले भी हमारे कुछ वीडियोस जो हैं वो आ चुके हैं जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि अमेरिका से कि लिए गए हैं और संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे जो मैंने बताया। तो वो वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आज हम पांचवा और छठा जो मौलिक अधिकार है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और उन अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे कि जिसके तहत ये हमको अधिकार मिले हुए हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर जल्दी से। तो जो पहला ये पांचवा जो है, कि इससे पहले के जो 4 मौलिक अधिकार हैं, जो उसके वीडियोस हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो पांचवा मौलिक अधिकार जो हमारा है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 के तहत हमको प्राप्त हैं। अब इसमें कौन कौन से 3 अधिकार हमको मिले हैं, आज हम इसको जानते हैं। जैसे किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार है। तो यहाँ पर किसी वर्ग से तात्पर्य है किसी भी धर्म का, जैसे इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म या ईसाई, है ना, सिख, जितने भी वर्ग के लोग हैं, इन सभी को अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाए रखने का पूरा अधिकार दिया जाता है। उसके बाद है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक, अब जो ये पांचवा वाला मौलिक मौलिक अधिकार है, ये नागरिकों के, जैसे जो अल्पसंख्यक होते हैं, पहले इनको जानो ये कौन होते हैं। अल्पसंख्यक वे होते हैं जो संख्या में कम होते हैं, क्योंकि शब्द ही बता रहा है एक्सक्यूज मी, कि अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, यानी कि जैसे हिंदू की अपेक्षा देखा जाए अपने हिंदुस्तान में, हिंदुओं की अपेक्षा बाकी जितने धर्म के लोग हैं वे अल्पसंख्यक में आते हैं। जैसे इस्लाम है, सिख है और ईसाई हैं, जैन हैं और पारसी या बौद्ध, तो ये सब क्या है, ये सब अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। तो इन लोगों के जो हित हैं, जो उनके अपने हित हैं, उनको संरक्षण का भी ये अधिकार देता है। तो आप लोग इन चीजों को जरूर याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कि पूछे जाते हैं कि जो वर्ग है, जो हमारे देश में वर्ग है, उनको अपनी भाषा या लिपि को बचाए रखने का जो अधिकार जो दिया गया है वो किसके तहत दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत। तो आप लोगों को ये चीज याद रखना है। उसके बाद है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो वो अपने लिए, तो अपने धर्म से संबंधित है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं और उसका प्रशासन करने का भी उनको पूरा अधिकार होता है। लेकिन उनको जो है भारतीय संविधान के बनाए गए नियमों के अनुसार चलना होगा ना। जैसे मकतब या मदरसा जो स्थापित होते हैं तो वो जो है इस्लाम धर्म से संबंधित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर या कि भारत जो है विरोधी या अन्य प्रकार की ऐसी गतिविधियां ना चलाई जाएं जो कि देश के लिए अच्छा ना हो, ना, या अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये इनको छूट देता है, लेकिन देश के खिलाफ ऐसा कुछ ना किया जाए, है ना। तो चाहे वो चर्च हो या ईसाई धर्म से संबंधित कोई संस्था हो या सिखों से संबंधित कोई संस्था हो, तो उनको ये अधिकार तो है कि वे अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के बनाए गए नियमों के अनुरूप, ठीक है, ना कि उसके विरोध में जाकर के। तो ये अभी आपने जाना संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेंगे, उसको बार बार जो है रिवीजन भी करते रहना है। अब जो सबसे लास्ट वाला आता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 और 35 के तहत। लेकिन इसमें अनुच्छेद 32 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब संवैधानिक उपचारों को जो है संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान का हृदय या आत्मा भी कहा जाता है, या जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकारों कि मौलिक अधिकार जो हैं आपके, इसके बिना, इस अधिकार के बिना सब अधूरे हैं ना। जैसे कोई शरीर होता है तो उसमें आत्मा होती है, तो अगर आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है, तो वो निर्जीव हो जाता है, क्या, शरीर। तो उसी प्रकार से अगर इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हटा दिया जाए तो बाकी के 5 मौलिक अधिकार आपके किसी काम के नहीं रह जाएंगे, ना। क्योंकि मौलिक अधिकार
जो हमको मिले हैं तो उसका हनन भी तो होता है। मतलब कि हनन माने जो जो अधिकार हमको मिले हैं उनको उनको छीनने की भी तो कोशिश की जाती है। जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या शोषण किसी का नहीं होता? तो उस आधार पर वो संवैधानिक उपचारों के तहत अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक यही है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कौन कौन से? जैसे अम्बेडकर से पूछा गया था कि आपको से अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो फिर उन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकारों में सबसे इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, है ना, संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, किस व्यक्ति ने ये अपना स्टेटमेंट दिया। अब इस संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है और जो उच्च न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत लिख लेंगे। अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार की रिट मतलब कि रिट जारी करता है। रिट क्या है? रिट है, ये अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा लाइट्स की प्रॉब्लम है। ओके, थोड़ा लाइट्स प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर हम बात कर रहे थे रिट के बारे में। ये अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, है ना। और जैसे अंग्रेजी का मतलब जैसे इंग्लैंड से या ब्रिटेन से, तो वहाँ के जो राजा होते थे वे अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए रिट दायर करते, मतलब कि रिटों को जारी करते थे। ठीक है। और इस जो रिट होता है इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो कहते हैं न्याय का झरना। ओके, तो ये सब चीजें आप लोग को नोट डाउन कर लेना है कि ये रिट कौन जारी करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 और मतलब कि अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 32(2) के तहत। ठीक है। अब देखते हैं वो 5 प्रकार की रिट कौन सी हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग जरूर देखते रहें। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने, ठीक है, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है ना। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है जिसको अपराध, मतलब किसी अपराध में पकड़ा गया है तो उसको ये अधिकार होता है कि उसको जो है न्यायालय में पेश किया जाए। और न्यायालय भी आदेश जारी करता है कि इसको जो है न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए और ये तय किया जा सके कि क्या वाकई में इसने कोई अपराध किया है कि जिस आधार पर इसको पकड़ा गया है। अगर वो गैर कानूनी है, मतलब कि गलत तरीके से हुआ है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको हैबियस कार्पस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबियस कार्पस। ये बहुत पूछा जाता है, तो हो सकता है कि हिंदी में ही ऐसे लिख करके आ जाए कि हैबियस कार्पस क्या है, तो पूछा जा सकता है ऑप्शन में। उसके बाद आता है परमादेश, जिसको कहते हैं मैंडामस। क्या कहते हैं? मैंडामस। इसको जरूर नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे सरकारी विभागों में जब हम लोग जाते हैं कोई काम करवाने के लिए, तो जब कोई सक्षम अधिकारी काम नहीं करता है या उस काम को टालता है, तो ऐसे में हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय रिट जारी करता है कि ऐसा क्यों। तो क्या कहते हैं उसको? परमादेश। वो आदेशित करता है, कौन? न्यायालय। उसके बाद है निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा, है ना, जिसको कहते हैं प्रोहिबिशन, यानी कि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर मुकदमे की सुनवाई कर रही है। इसमें होता क्या है, जो निचली अदालत है उसको जो अधिकार मिल रहा है, जिस क्षेत्र तक उसका जो लिमिट है, अगर वो उस क्षेत्र के बाहर का कोई मुकदमा सुनती है या उसकी सुनवाई करती है, तो इसके खिलाफ जो उच्च न्यायालय है, जो निचली अदालत से उच्च न्यायालय है, वो आदेश जारी करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो उसको आप लोग जरूर लिखें, निषेधाज्ञा, जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं। उसके बाद आता है उत्प्रेषण, है ना, जिसको सेर्शियो रेरी भी कहते हैं। सेर्शियो रेरी भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? निचली अदालत या सरकारी अधिकारी, ठीक है, सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य कर रहा है ना, यानी कि जिस पद पर वो कार्य कर रहा है लेकिन वो उसके लिए लीगल नहीं है, मतलब कि उसके लिए वो वैध नहीं है। तो इससे संबंधित जो न्यायालय है वो आदेश जारी करता है कि किस आधार पर आप इस पद का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है अधिकार परीक्षा या कोवारंटो।
ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। जितने नाम मैं इंग्लिश वाले बता रहा हूँ ये भी लिख लेंगे आप लोग। इसके बाद है बिना कानूनी अधिकार वाले व्यक्ति के खिलाफ, है ना, यानी कि जिस पद को आपने मतलब कि प्राप्त कर लिया है और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के या बिना किसी प्रोसेस के, तो उस दौरान ये किसी सक्षम अधिकारी को ये सौंप दिया जाता है कि आपको इस मामले की जांच करनी है कि जो व्यक्ति जिस पद का प्रयोग कर रहा है वो बिना कानूनी अधिकार के कैसे है ना। तो बिना कानूनी अधिकार के कैसे, तो इस दौरान ये अधिकार परीक्षा वाला रिट जारी किया जाता है। तो ये सब चीजें आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। इंग्लिश में कैसे हैं एक बार इंग्लिश में बता देते हैं। हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस, परमादेश, निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, कोवारंटो और उत्प्रेषण है सेर्सियो रेरी। तो अनुच्छेद 32 के तहत कौन जारी करता है रिट? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो इस तरीके से आज का ये अपना टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा था। तो इसके सारे फैक्ट्स को आप लोग, ये पूरा फैक्ट ही है तो ऐसा नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बनेंगे, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लें और रिवीजन जरूर करें। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक करें। ओके, तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।